नदियों की कलकल करती हुई आवाज कानों को कितनी प्यारी लगती है। किनारे पर ठंडी सी हवा जब छूकर गुजरती है तो उसमें खो जाना। आखिर कौन होगा जिसे ये सब पसंद नहीं होगा। अपने खाली समय में स्वीकृति भी तो यही करती थी। स्वीकृति एक प्रोफेशनल मेकअप एंड मेकओवर आर्टिस्ट थी। बचपन में ही उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। किसी ने घर में चोरी करने की कोशिश की और पकड़े जाने पर स्वीकृति के मम्मी पापा को गोली मारकर उनकी जान ले ली। एक छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ना सही नहीं था, इसीलिए कानूनन उसे उसके चाची के घर रहने को भेज दिया गया। तब से स्वीकृति अपनी चाची और 2 कजिन सिस्टर्स के साथ रहती थी। उसके चाचा जी भी इस दुनिया में नहीं थे। चाची को उसे पालने और घर में रखने के बदले सिर्फ स्वीकृति से उसकी सैलरी चाहिए होती थी। चाची को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्वीकृति उसके साथ सिर्फ एक यही प्रॉब्लम थी कि कजिन्स के साथ उसकी बनती नहीं थी। किसी न किसी बहाने से वो अपनी मम्मी को स्वीकृति के खिलाफ कर ही देती थी। कभी कभी बात बन जाती थी तो कभी बात बिगड़ भी जाती थी। स्वीकृति को पूरे दिल से दिया गया प्यार या सम्मान घर से कभी नहीं मिला। जब भी उसे डांट पड़ती या चाची और दोनों कजिन को एक साथ हंसते देखकर वो खुद को अकेला महसूस करती, तब वो हमेशा यही सोचती कि उन लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी जिनको प्यार और किसी का साथ नसीब होता होगा, और फिर अपनी इस सोच पर खुद ही मुस्कुराकर कहती, ऊपर वाले तू मेरे हिस्से में प्यार दे या ना दे, लेकिन कोई ऐसा भेज दे जो बस हर हालात में मेरा साथ दे। एक दिन स्वीकृति मेकअप स्टूडियो में थी और अपनी दोनों कजिन्स को उनके फेयरवेल के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन जो मेकअप उसने अपनी कजिन्स को लगाया था उससे उन दोनों के फेस पर पिंपल्स हो गए, जिसे लेकर चाची के कान भरने में दोनों बहनों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। मम्मी देखो ना, स्वीकृति दीदी ने जानबूझकर हमारा चेहरा खराब कर दिया। अपनी रोती हुई बेटियों को देखकर चाची ने स्वीकृति की एक न सुनी और स्वीकृति का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर धकेल दिया। निकल यहाँ से, तुझे रहने के लिए मैंने छत दी और तू मेरी ही बेटियों का चेहरा खराब करने चली थी। स्वीकृति ने माफी मांगते हुए चाची को बहुत समझाया। चाची मैंने कुछ नहीं किया, वो तो इन दोनों की स्किन अभी बहुत सॉफ्ट है तो शायद इन्हें ये मेकअप सूट नहीं किया। चाची प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो रोए जा रही थी और चाची को समझाए जा रही थी। सोसाइटी में सब ये देखकर बात का तमाशा न बनाए, ये सोचकर चाची ने स्वीकृति को घर में आने दिया। वीकेंड आया तो दोस्तों ने स्वीकृति को उसकी फेवरेट जगह यानी रिवर फ्रंट पर आने को कहा। स्वीकृति ने सोचा कि घर के इस माहौल से थोड़ी देर दूर रहूंगी तो शायद चाची का गुस्सा कम हो जाए। बारिश का रिमझिम मौसम था, हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। स्वीकृति रिवर फ्रंट पहुंची तो सारे ही दोस्त उसके साथ हंसी मजाक करने लगे ताकि उसका मन थोड़ा अलग हो, वो थोड़ा अच्छा फील करे। लेकिन उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। उसका खोया खोया सा चेहरा देखकर सारे दोस्तों ने नदी के किनारे सेल्फी लेने का प्लान बनाया और फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया। लेकिन होनी को शायद ये सब पसंद नहीं आ रहा था। सारे दोस्त हंसी खुशी एक पत्थर पर खड़े होकर ग्रुप सेल्फी लेने लगे और बारिश के कारण उन दोस्तों में से एक का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण सारे ही दोस्त लड़खड़ा गए और धक्का लगने से स्वीकृति संभल नहीं पाई। स्वीकृति नदी में गिर गई। एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा भी, लेकिन बारिश की वजह से नदी का बहाव तेज और उफान सा होने लगा था और हाथ छूट गया। स्वीकृति उस नदी के बहाव और उफान में कहीं खो सी गई थी। सारे दोस्त और वहां जितने भी लोग थे सब चीखने लगे और जल्दी से पुलिस को बुलाया गया। स्वीकृति की तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश शुरू हुई। चाची और दोनों बहनें इंतजार कर रही थी कि स्वीकृति का कुछ तो पता चले। 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 1 दिन बीता और धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। अब सबको अंदाजा मिल चुका था कि स्वीकृति का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि इतने दिन तक कोई खबर न मिलने का एक ही मतलब था कि स्वीकृति अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ मीलों दूर एक गांव में नदी के किनारे लोगों को एक लड़की मिली। लड़की का शरीर आधा पानी में था और आधा मिट्टी में डूबा हुआ जमीन पर था।
उसके सर पर भारी चोट का निशान था। उसकी हालत देखकर ही लोग समझ गए थे कि ये लड़की नदी के तेज बहाव में ही घायल हुई है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वीकृति ही थी। गांव के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। स्वीकृति एक लंबी बेहोशी के बाद जब होश में आने लगी तो उसके कानों में कुछ आवाज पड़ रही थी। धीरे धीरे जब वो पूरी तरह से होश में आई और उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने बहुत सी औरतों को खड़े हुए पाया। उसने आसपास देखा तो ये एक बड़ा सा कमरा था और इंटीरियर और डेकोरेशन से तो मानो वो किसी राजमहल की तरह दिख रहा था। स्वीकृति को ये सब देखकर अचानक से घबराहट शुरू होने लगी। वो जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी और इससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाती उसका सर जोर से घूम गया और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। इसी बीच उसके कानों में एक आवाज आई, सिद्धि बेटा रुक जा, जरा आराम से, तेरे सिर में गहरी चोट लगी है, तू आराम से बैठ जा। स्वीकृति ने पलट कर देखा तो एक 35-40 साल की शादीशुदा औरत जो बेहद बीमार सी थी, उसे एक नौकरानी ने पकड़ रखा था। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। स्वीकृति ने हैरान होकर कहा, सिद्धि, आप मुझे सिद्धि क्यों बोल रही हैं? वो औरत भी हैरानी से बोली, हाँ बेटा, तेरा नाम है ना सिद्धि? स्वीकृति दर्द से कराहती हुई बोली, नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं, सिद्धि नहीं, स्वीकृति, स्वीकृति है मेरा नाम। और ये जगह क्या है? मतलब मैं हूं कहां पर? वो औरत उसके पास आकर बोली, बेटा ये क्या बोल रही है? ये मेरा घर है, हमारा घर। मैं तेरी बड़ी बहन हूं और ये मेरा ससुराल है। तू बचपन से यहीं मेरे पास ही तो रही है। ये सुन स्वीकृति घबरा गई। क्या? ये सब क्या बकवास है? मैं यहां पर हूं बचपन से? उस औरत ने उसे समझाया, सिद्धि, जरूर तेरे सर पर गहरी चोट लगी है। तुझे हुआ क्या है? बेटा मैं हूं नियामिका, तेरी बड़ी बहन। नियामिका ने बात करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख स्वीकृति डर गई और हाथ छुड़ाकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगी, पर आसपास की खड़ी सारी नौकरानियों ने उसे पकड़ लिया। ये सब इतना अचानक से होता देखकर स्वीकृति बुरी तरह घबरा गई थी, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग कौन हैं, वो है कहां, आखिर वो यहां पहुंची कैसे और ये औरत उसे अपना रिश्तेदार क्यों बता रही है। इन सब बातों ने उसके दिमाग को बुरी तरह से झकझोर दिया था। स्वीकृति इन्हीं सब के बीच वापस से बेहोश हो गई। होश में आने पर रात को स्वीकृति ने खुद को उसी कमरे में बंद पाया। उसने धीरे से नजर फिराकर देखा तो पाया कि एक नौकरानी नियामिका को बाहर ले जा रही थी और नियामिका उसे समझा रही थी, पूरी रात इसके साथ ही रहना, कहीं आधी रात में ये जागकर वापस से ना डर जाए, और जो भी हो मुझे खबर देती रहना। उन दोनों के बाहर जाते ही भागकर स्वीकृति ने उस दरवाजे को बंद किया ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए और चारों तरफ कमरे को देखने लगी। दरवाजे के बंद होने की आवाज जोर से गूंजी, जिससे नियामिका और नौकरानी जिसका नाम मधु था वो दोनों वहीं रुक गए और दरवाजे को ठोकने पीटने लगे। मधु ने चिल्लाते हुए कहा, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी बंद क्यों कर लिया, क्या हुआ दीदी? स्वीकृति अंदर से रोते हुए बोली, मैं कह रही हूं चले जाओ, तुम सब यहां से चले जाओ। फिर नियामिका ने नौकरानी से कहा, मधु जल्दी से भाग और उन्हें बुलाकर ला, वरना कुछ गलत ना हो जाए। ये सुन मधु वहां से चली गई और इधर स्वीकृति बार बार वही सारे सवाल खुद से पूछती रही और सोचती रही, न जाने चाची और मेरी दोनों बहनों को पता भी होगा या नहीं कि मैं यहां आकर फंस गई हूं। इतनी ही देर में दरवाजा खटखटाते हुए एक आवाज आई, सिद्धि, हम हैं ठाकुर राघवेंद्र, आप दरवाजा खोलिए, ऐसे खुद को बंद करने से कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना यहाँ पर आपके साथ, दरवाजा खोलिए। बहुत इंतजार के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो नियामिका ने राघवेंद्र से दरवाजा तोड़ने को कहा और राघवेंद्र ने दरवाजे को जोर से धक्का मार के खोल दिया। जब राघवेंद्र कमरे में आए तो उन्हें वहां कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन रोते हुए सुबकने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। स्वीकृति डरी हुई सहमी हुई सी बेड के नीचे छुपी हुई बैठी थी। राघवेंद्र ने बेड के नीचे झांका तो देखा स्वीकृति खुद को समेटे हुए बैठी थी। उसने अपना हाथ स्वीकृति की ओर बढ़ाया
स्वीकृति डर के मारे और पीछे होने लगी। ये देख राघवेंद्र ने उस बेड को ही पीछे की ओर धकेल दिया और स्वीकृति वहीं बैठी रह गई। वो उसके करीब गया और उसके सर पर हाथ रखा। तब पहली बार स्वीकृति ने राघवेंद्र को देखा। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, लेकिन वो राघवेंद्र को घूरती रही और सुबकती रही। राघवेंद्र ने उसे समझाया, पिछली बार हमारी गलती की वजह से हमने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वीकृति को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे सुकून बहुत मिल रहा था। राघवेंद्र ने उसे खड़ा किया और उसे कमरे से बाहर लेकर आया। नियामिका ने उसे देखते ही सिद्धि नाम बोलकर उसे गले से लगा लिया और बोली, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। मैंने तुम्हें कभी अपने बच्चे से कम नहीं समझा, और तुम मुझे छोड़कर ना जाने कहां चली गई। क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कि ये परिवार तुम्हारे बिना कितना अधूरा है? ये सब सुनकर स्वीकृति को एक पल को ऐसा लगा, हाँ, मुझे यही तो चाहिए था कि मेरा परिवार मुझे अपनाए, मेरी कमी को महसूस करे, प्यार से डांट लगाए, गले लगाए, मुझे अपना कहे। लेकिन फिर नियामिका जोर जोर से खांसने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। राघवेंद्र नियामिका से बोला, आपको भी आराम की उतनी ही जरूरत है जितनी कि सिद्धि को। और फिर नौकरानी मधु से बोला, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। जब मधु और नियामिका वहां से चले गए तो राघवेंद्र ने स्वीकृति से कहा, सिद्धि, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, और हाँ, अगर कोई परेशानी है तो उसका हल शांति से बैठकर निकाला जाएगा। तब तक तुम ना ही परेशान हो और ना ही खुद को कोई तकलीफ दो। हम सब हैं यहाँ, अब चलो और आराम करो। राघवेंद्र ने उसका बेड ठीक किया और उसे सो जाने को कहकर कमरे से चला गया। जाते वक्त उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि दोबारा से स्वीकृति उर्फ सिद्धि भाग न जाए। स्वीकृति कमरे में ही बने हुए बाथरूम में गई और वहां लगे हुए आईने में खुद को देखने लगी। सर पर चोट और चोट पर बंधी हुई पट्टियों को देखकर वो एक बार अपने ही अक्स को निहार रही थी और सोच रही थी, चाची और मेरी दोनों बहनों को मेरे जाने का दुख तो जरूर हुआ होगा। वो परेशान होंगी और शायद उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ आईने में खुद से ही बोल पड़ी, पागल, तेरे जाने से उनका तो बोझ ही कम पड़ गया होगा, क्योंकि वहां पर तेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अच्छा ही है ना कि तू उनसे दूर रहे, तो चुपचाप उनसे दूर ही रहे। अब उसने अपना चेहरा पानी से हल्के हल्के से साफ किया और टॉवल से पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आई। वो अपने बेड पर बैठी ही थी कि बाहर से आवाज आने लगी, तुम लोग धीरे धीरे से काम करो, कमरे में सिद्धि सो रही है। इतना बोलते ही कमरे का दरवाजा धीरे से खुलने लगा। ये देखकर स्वीकृति जल्दी से लेट गई और सोने का दिखावा करने लगी। उसके कमरे में कदमों की आवाज आ रही थी। वो कदम स्वीकृति की तरफ ही बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वो कदम उसके पास आकर रुक गए। किसी ने उसे धीरे से चादर से ढकते हुए उसके गीले टॉवल को बेड से उठाया और फिर कमरे की लाइट्स बंद करके वापस जाने लगा। तभी स्वीकृति उठकर बैठ गई और बोल पड़ी, नहीं, अंधेरा मत करिए प्लीज। स्वीकृति ने देखा कि उसके कमरे में कोई और नहीं बल्कि राघवेंद्र आया है। राघवेंद्र उसे देखकर मुस्कुराया और हल्की सी लाइट ऑन रखकर चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी, आखिर ये सब माजरा क्या है? ये लोग मुझे सिद्धि कहते हुए थक नहीं रहे हैं और तो और मुझसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ बचपन से हूँ। कोई तो बात है, या तो ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई है जो मुझे चुप रहकर देखनी चाहिए। वैसे सच तो ये है कि वापस अपनी उसी जिंदगी में जाऊंगी तो फिर से चाची पर बोझ ही बनकर रह जाऊंगी। इससे अच्छा है कि ठीक होने तक यहाँ रुक जाऊं और फिर कुछ गड़बड़ होने से पहले ही यहाँ से सरक जाऊंगी। तब तक तो मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये सब सोचते हुए वो सो गई। और अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने नियामिका को अपने सामने पाया। नियामिका ने उससे प्यार से पूछा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? इस पर स्वीकृति बोली, नहीं, पहले से कम है दर्द अब, आप परेशान न हो। नियामिका ने उससे कहा, तुम नहा लो, नहाने में तुम्हारी मदद मधु कर देगी, और जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पति डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। स्वीकृति अपना सिर हिलाकर हाँ बोली और मधु उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले गई और उसकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और स्वीकृति को चेक करने लगे और उसकी पूरी रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें याद है कि तुम अभी कहाँ हो और ये सब लोग कौन है?
इस पर स्वीकृति ने जो जवाब दिया उसे सुनकर कमरे में खड़ा हर इंसान हैरान हो गया। कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए, ये है कसौटी रिश्तों की। जब डॉक्टर ने स्वीकृति से पूछा कि क्या उसे याद है कि वो अभी कहाँ है और वो सब लोग कौन हैं, तो इस पर स्वीकृति ने कहा, मैं भी कल से यही पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा इतना पूछना होता नहीं है कि ये सब लोग इतना सुनते ही रोने लगते हैं। ये सुनकर वहां खड़े सारे ही लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और आपस में खुसफुसी होने लगी। डॉक्टर ने नियामिका से कहा, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये बोल वो नियामिका के साथ उठकर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने उसे बताया, सर की चोट इतनी गहरी है कि इसे अब कुछ भी याद नहीं है। इसके साथ बहुत ही सब्र के साथ पेश आना होगा। हो सकता है कि धीरे धीरे सब ठीक होने लगे और इसे सब याद आ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि इसे कभी कुछ भी याद ना आए। इतना सुनकर नियामिका के आंसू निकल आए। तब तक राघवेंद्र भी वहां आ गया था और नियामिका को संभालते हुए डॉक्टर से बात करने लगा। स्वीकृति के पास उस वक्त मधु खड़ी थी। स्वीकृति ने उससे पूछा, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे यहाँ पर आए कितने दिन हो चुके हैं? मधु ये सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसने उसे बताया, आपका नाम सिद्धिदात्री है, लेकिन आपको लोग प्यार से सिद्धि ही बुलाते हैं, क्योंकि जब आपके माँ बाबा की हत्या हुई थी तब आप बहुत छोटी थी और मेरी माँ आपको लेकर नियामिका जीजी के घर जा पहुंची थी। मेरी माँ भी मेरी ही तरह आपके घर की नौकरानी थी और नियामिका जीजी आपकी ताई जी की बड़ी बेटी हैं। जब आप और मैं छोटे थे तभी उनकी शादी हो गई थी। नियामिका जीजी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। जब मेरी माँ की मौत हुई तो नियामिका जीजी आपको और मुझे लेकर यहाँ अपने ससुराल आ गई। मैं तो खैर नौकरानी ही हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी दोस्त ही मानती थी। आपको तो वो अपने बच्चों की तरह मानती हैं। उसकी बातें सुनकर स्वीकृति ने कहा, हमारी कोई फोटोज होंगी क्या? हाँ है ना, फोटो तो इतनी सारी है कि आप देख देख कर थक जाओ, लेकिन फोटो ना खत्म होगी कभी। इतने सारे फोटो एल्बम हैं हमारे पास। ऐसा बोलते हुए मधु एक फोटो एल्बम लेकर आई। एल्बम देखकर स्वीकृति का सर ही चकरा गया, क्योंकि एल्बम की हर एक फोटो में खुद स्वीकृति जैसी दिखने वाली लड़की मौजूद थी। फिर स्वीकृति का दिमाग चल पड़ा और धीरे धीरे अब उसे सारी कहानी समझ आने लगी। एक लड़की जो हूबहू मेरे जैसी है, वो कहीं लापता है, ठीक वैसे ही जैसे शायद मैं मेरे शहर से लापता हूँ, और अब ये लोग मुझे खोई हुई सिद्धि समझकर उठा लाए हैं। ये सोचते हुए स्वीकृति ने खुद से कहा, बेटा स्वीकृति, शायद अगर अभी तूने अपना मुंह खोला तो ये लोग भी तुझे चाची की ही तरह लात मार के सीधे घर से बाहर निकाल देंगे। अब भलाई इसी में है कि मुंह पर ताला लगा और बन जा स्वीकृति से इन लोगों की सिद्धि। अब जो भगवान ने तुझे यहाँ भेजकर कहानी शुरू की है, तो देख तू कितना निभा पाती है इसे। अब से तू स्वीकृति नहीं बल्कि सिद्धि बनकर ही यहाँ रहेगी। स्वीकृति ये सब सोच ही रही थी कि मधु चिल्लाने लगी, दीदी, अरे ओ दीदी, क्या हुआ आपको? आप तो वापस से खो गई कहीं। सब ठीक है ना? क्या हुआ? उसकी आवाज सुन स्वीकृति अपनी सोच से बाहर आई और उससे बोली, नहीं, बस मुझे कुछ याद नहीं है ये सब। तो क्या तू मुझे सब याद दिलाने में मेरी मदद करेगी? इस पर मधु ने खुश होते हुए उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, बोलिए क्या जानना है आपको? तब स्वीकृति ने उससे पूछा, ये जो नियामिका दीदी के साथ में खड़े हैं ये कौन है? मधु ने उसे बताया, अरे दीदी, ये तो राघवेंद्र मालिक हैं, नियामिका जीजी के पति। ये सुन स्वीकृति चौंक गई। क्या पति? मधु उससे बोली, हाँ आपको याद नहीं होगा, लेकिन राघवेंद्र मालिक बहुत शांत और बहुत अच्छे इंसान हैं। लोग इन्हें देवता की तरह पूजते हैं। इधर बातें चल ही रही थी कि नियामिका और राघवेंद्र कमरे में आ गए और बोले, सारे नौकर ठीक 10 मिनट में हॉल में इकट्ठे हो। मधु जाओ सबसे ये कह दो जाकर। और नियामिका को कमरे में स्वीकृति के साथ बिठाकर राघवेंद्र भी वहां से चले गए। नियामिका स्वीकृति से बोली, सिद्धि, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम्हें अभी कुछ याद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर गहरी चोट के कारण शायद तुम्हें सब याद करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी अचानक बोलते बोलते वो खांसने लगी।
सिद्धि यानी कि स्वीकृति जल्दी से उठकर उसने ग्लास में पानी डाला और नियामिका को देते हुए पूछा, आपको क्या हुआ है? क्या आपको बुखार है या सर्दी के कारण खांसी आ रही है? क्योंकि मैंने देखा कल भी आपकी तबीयत काफी खराब थी। नियामिका ने उसे देखा और गहरी सांस ली और फिर उसका हाथ थाम कर उससे बोली, सिद्धि, तुम्हें याद नहीं है शायद, लेकिन मैं अब ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूं। तुम तो जानती हो कि मेरा इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ तुम और मेरे पति हैं। लेकिन बेटा, तेरा जल्दी से ठीक होना बहुत जरूरी है, वरना। और नियामिका बोलते बोलते चुप हो गई। ये देख स्वीकृति ने उससे कहा, वरना क्या दीदी? आप चुप क्यों हो गई? नियामिका ने खुद को संभाल उससे कहा, वरना क्या, कुछ नहीं। तुम इन सब बातों में अभी मत पड़ो और जब भी अच्छा महसूस करो तो थोड़ा कमरे से निकलकर बाहर घूम लेना, मन अच्छा हो जाएगा। स्वीकृति ने अपने मन में सोचा कुछ तो बात है जो छिपाई जा रही है, और नियामिका ने बात पूरी करते करते पूरी बात ही पलट दी। जो भी हो, मेरा सहारा फिलहाल यही है। बेटा स्वीकृति, बाहर निकलकर पूरा मामला भी तो देखना है, आखिर मैं फंसी किस कुएं में हूं। अगले दिन सुबह मधु ने स्वीकृति को नींद से जगाया। दीदी, सिद्धि दीदी, उठिए, सुबह हो गई है। अगर आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाएंगी तो नियामिका जीजी के साथ मंदिर जाने को मिलेगा। स्वीकृति आंखें मलते हुए अंगड़ाई लेकर बोली, सिद्धि कौन? और इतना बोलकर खुद ही आंखें बड़ी करते हुए एकदम चुप हो गई। मधु थोड़ा दुखी होते हुए बोली, दीदी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरा तो मन ही बैठा जा रहा है आपको ऐसे देख देख कर। चलो तैयार हो जाओ, आज हम घूमने जाएंगे, शायद इससे आपको कुछ याद आ जाए। ये सुन स्वीकृति यानी कि सिद्धि ने सोचा, चल बेटा, नई नवेली सिद्धि, लोगों को इस उम्र में नए रिश्ते, नए लोग मिलते हैं और मेरा यहाँ नामकरण हो रहा है। सिद्धि तैयार होकर मधु और नियामिका के साथ कमरे से पहली बार बाहर निकल रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के बाहर यानी कि पूरे घर पर पड़ी। घर देख सिद्धि की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर देखकर वो हैरान होकर बोली, इतना बड़ा घर! इसे घर नहीं महल कहना चाहिए। इस पर नियामिका हंसते हुए बोली, ये घर भी है, पर बाहर गांव के लोग इसे ठाकुर महल के नाम से ही बुलाते हैं। मंदिर जाने के लिए बड़ी सी कार आई और सिद्धि देखती रह गई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसने सिर्फ अपने कस्टमर्स को आते देखा था। अपने मेकअप स्टूडियो में सब लोग मंदिर पहुंचे तो सिद्धि ने देखा कि ना जाने कितने ही लोग सिद्धि और नियामिका का स्वागत कर रहे हैं। शायद वहां कोई बड़ी पूजा रखी हुई थी। ये देख सिद्धि ने मधु से पूछा, ये लोग हमारा इतना सत्कार क्यों कर रहे हैं? तब मधु ने उसे बताया, दीदी, हमारे परिवार के लोग बहुत इज्जत करते हैं और ये सभी लोग ठाकुर साहब और उनके परिवार को भगवान का दर्जा देते हैं। सिद्धि और बाकी सब मंदिर के अंदर गए और पंडित जी सिद्धि के सर से नारियल को छूकर मंत्र पढ़ने लगे। तब सिद्धि ने बिना पीछे देखे ही अपने मुंह को अपने हाथ से छिपाकर धीरे से पूछा, ये पंडित जी ने मुझे देखकर मंत्र क्यों शुरू कर दिए? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि पूजा आपके लिए ही रखी गई है ताकि दोबारा आप किसी मुश्किल में ना पड़े। सिद्धि चौंक गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे मधु की जगह राघवेंद्र खड़ा था। सिद्धि आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। उसके दिमाग में अचानक से वो सब बातें और सीन घूमने लगे जब उसने पहली बार राघवेंद्र को देखा था। कैसे उसने सिद्धि को बुलाकर उसे पहली बार अपना हाथ दिया था और कैसे वो उसे कमरे से बाहर लेकर आया था। फिर उसे एक बात और नजर आई कि राघवेंद्र नियामिका का पति है और उसकी नजरें नीचे झुक गई, लेकिन राघवेंद्र उसे देखता रहा। सिद्धि मंदिर में बज रहे घंटों की आवाज से परेशान होने लगी थी। उसने नियामिका से कहा, मुझे बाहर जाना है, मुझसे ये शोर, ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सुन राघवेंद्र ने नियामिका से कहा, आप दोनों बाहर बैठिए, हम पूजा खत्म करके आते हैं। वो दोनों बाहर मंदिर से थोड़ा दूर आकर बैठ गईं। सिद्धि ने नियामिका से कहा, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे पति मिले। कल देखा मैंने, आपके पति आपका कैसे ध्यान रख रहे थे। इस पर नियामिका उससे बोली, पता है सिद्धि, मेरी और उनकी जब शादी हुई थी ना, तो तू छोटी ही थी। मुझे ये बहुत पसंद थे तो मेरे बाबा मेरा रिश्ता लेकर इनके घर जा पहुंचे और हमारी शादी हो गई। इन्होंने मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी, हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन मैं कभी इनकी पत्नी नहीं बन पाई। ये शादी तो हो गई, लेकिन जो प्यार दो दिलों को जोड़ता है वो प्यार नहीं पनप पाया कभी हमारे बीच। ये सुन सिद्धि ने हैरान होते हुए उससे पूछा, तो आपने कभी उनसे अपने हक की मांग नहीं की? हक? उन्होंने शादी के पहले ही दिन से मुझे इज्जत, मान, सम्मान सब दिया, लेकिन प्यार कोई जबरदस्ती देने वाली चीज तो नहीं होती है ना। सिद्धि कुछ बोलने ही वाली थी कि राघवेंद्र और बाकी के नौकर वहां आ गए। राघवेंद्र ने नियामिका को सहारा देकर उठाया
और सिद्धि को भी अपना हाथ दिया, लेकिन सिद्धि ने उसका हाथ नहीं पकड़ा और नजरें नीचे झुकाकर खुद ही उठ गई। कुछ ही देर में सब घर वापस आ गए थे। सिद्धि नियामिका से बोली, क्या मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ? क्या पता बाहर जाने से मुझे कुछ याद आ जाए। ये सुनकर नियामिका ने उसे नहीं रोका और बोली, बस चौक तक ही जाना और साथ में मधु और 2 और लोगों को लेकर जाना। उसके हाँ करते ही सिद्धि और मधु दोनों ही निकल पड़े। मधु ने सिद्धि को सबसे पहले तो महल ही घुमाना शुरू किया। अनगिनत नौकर, बेहतरीन सजावट, आलीशान दिखने वाली चीजें, ये सब देखकर सिद्धि बहुत खुश हो रही थी और चहकने लगी थी। उसने मधु से पूछा, इस घर में कितने लोग रहते हैं? यहाँ तो सब लोग ही अमीर होंगे ना? कितना सुंदर है सब कुछ यहाँ। उसकी चहकने और हंसने की आवाज सुनकर पास से गुजर रहे राघवेंद्र के कदम रुक गए और वो उसे शांति से खड़ा होकर देखने लगा। पीछे से नियामिका भी आ गई और राघवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो गई और साथ ही उसने ये भी देखा कि वो उसकी बहन सिद्धि को देख रहा है। सिद्धि और मधु इन सबसे अनजान बाहर चली गई। बाहर जाते हुए सिद्धि बेफिक्र होकर इधर उधर देखते हुए चले ही जा रही थी कि उसकी टक्कर हुई कीर्ति से। कीर्ति नियामक की ननद यानी राघवेंद्र की बहन थी, जो स्वभाव से बेहद तीखी थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मीठी सी मुस्कान बनाए रखती थी। कीर्ति ने सिद्धि को देखकर कहा, ओह तुम, क्या हाल है तुम्हारे? सुना है कि तुम्हारी याददाश्त खो गई। इस पर मधु ने बीच में कहा, हाँ बड़ी जीजी, इनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो अभी शायद आपको पहचान नहीं पा रही हैं। कीर्ति ताना मारते हुए बोली, वाह क्या बात है, याददाश्त के साथ साथ शायद तमीज और जुबान दोनों ही खो गई हैं, वरना जवाब तो खुद दे ही सकती है, और जवाब नहीं तो किसी से मिलने पर कैसे मिला जाता है ये तो जरूर ही याद होता है ना? ये सब सुनकर कीर्ति वहां से चली गई और सिद्धि गुस्से में आग बबूला हो उठी। कीर्ति की अकड़ देख सिद्धि ने गुस्से में मधु से कहा, मुझे इतना सब सुनाने वाली ये होती कौन है? किसी बीमार इंसान से इतना जहर कौन उगलता है भला? मधु उसे शांत करते हुए बोली, अरे दीदी शांत हो जाइए, ये क्या हो गया है आपको? आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। कहाँ आप कितनी शांत और कितनी सभ्य थी, और कहाँ अभी आप युद्ध करने जैसा भड़क रही हैं। मधु सिद्धि को शांत करके महल के बाहर ले गई। रास्ते में बाजार देखते देखते सिद्धि ने उससे पूछा, ये सब कौन है और घर में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? मधु ने उसे सब बताया। देखिए दीदी, सबसे बड़े ठाकुर हैं ठाकुर सूर्य नारायण सिंह, जिनकी पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटे हुए, अंकुर नारायण, जो अब बड़े ठाकुर के बाद इस जगह के मालिक बन जाएंगे, और राघवेंद्र नारायण सिंह, जो आपकी बहन के पति हैं। बड़े ठाकुर साहब की जब पहली पत्नी की मौत हुई थी तब दोनों बच्चे काफी छोटे ही थे, तो ठाकुर साहब ने बच्चों की मौसी से शादी कर ली थी। इसी पर सिद्धि ने बीच में रोकते हुए उससे पूछा, मतलब ठाकुर साहब ने अपनी साली से ही शादी कर ली? हाँ, और फिर उन्हें उनके दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए, आदित्य, कीरत और रुद्राक्ष नारायण सिंह। तभी सिद्धि ने उससे पूछा, तो ये कीर्ति कौन है फिर, जब पहली पत्नी से ठाकुर साहब को सिर्फ 2 बेटे हैं और दूसरी वाली से भी सिर्फ 3 बेटे? मधु 2 पल बोलते हुए अचानक रुक गई और सोच में पड़ गई। इन्हें सच बताऊं या जो मुझसे कहा था वही बोलूं? कुछ देर सोचकर मधु ने उससे कहा, दीदी आपको अगर कुछ बताऊं तो आप उसे ठीक से समझ तो जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, तू ऐसे क्यों कह रही है? तब मधु ने उसे बताया, क्योंकि जो आप अभी मुझसे पूछ रही हैं ना दीदी, वो बात आपने ही मुझे सालों पहले बताई थी। मुझे लगता है कि अभी आपके लिए कुछ भी जानना सही नहीं है।